हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ चैम्प्स। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। इस केस लॉ का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लीडिंग केस लॉ है जो सभी लॉ एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए। और उनकी यूपी जुडिशरी या बिहार जुडिशरी या आप जिस भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उस जुडिशरी की तैयारी में ये पर्टिकुलर केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बिना किसी डिले के हम बात करेंगे आज कि बेसिकली व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस लॉ। ओके, तो सबसे पहले तो इसका जो है ईयर आप लोग ध्यान में रखिए। इन द ईयर 1973 दिस पर्टिकुलर केस लॉ वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कई बार जो है कमीशन आपको सीधा स्ट्रेट सवाल पूछता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला किस ईयर में डिसाइड हुआ था। तो यहीं से आपको पहला प्रश्न मिल सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम दूसरे पहलुओं को यहाँ पर टच करते हैं, दूसरे डायमेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पर्टिकुलर केस लॉ से रिलेटेड है। बेसिकली ऑन 24th April 1973 दिस पर्टिकुलर केस वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो 24th April 1973 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के मामले का जो है निस्तारण किया था, इसको जो है डिसाइड किया था। तो ये डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस समय की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है इस मामले को डिसाइड किया था। दैट इज 13 जजेस बेंच। यहाँ पर जो है 13 जजेस की जो बेंच है उसने इस मामले को हियर किया था, अपना जजमेंट दिया था। तो इस कंटेक्स्ट में जो है एक जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कितने जजेस थे। देयर वर 13 जजेस। ओके, और इस पर्टिकुलर केस लॉ में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है बात की गई। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ जुडिशियल इंटरवेंशन। दैट इज हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो डेडिकेटेड आर्टिकल which talks about the doctrine of basic structure. Basically it is a judicial intervention. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस डॉक्ट्रिन को जो है प्रोपाउंड किया था। तो ये जो है आपको समझना है इस पर्टिकुलर केस लॉ के द्वारा। चलिए, अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि बेसिकली केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या मुद्दा क्या था, क्या इश्यूज थे, उन इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। तो सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे केशवानंद भारती मामले में मतलब कह सकते हैं कि इशू क्या आया था। तो बेसिकली केशवानंद भारती जो है ही वॉज हैविंग अ मठ। उनके पास एक मठ था। मठ कहने का मतलब क्या हुआ, एक रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस जहां पर लोग जाते हैं, उनके स्पिरिचुअल लीडर्स उनको जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें बताते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से केशवानंद भारती एक अडनीर मठ के क्या थे, ओनर थे, या इनका ये मठ था। और ये मठ कहाँ पे था, केरला में था। तो ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती के पास क्या था, कुछ जमीन थी। उस जमीन के ऊपर उन्होंने एक मठ बना रखा था, उस मठ का नाम था अदनीर मठ। ओके, अब यहाँ पर जो है केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक लैंड रिफॉर्म कानून पारित किया। और इस कानून के तहत उन्होंने क्या किया, केशवानंद भारती की जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी, उसको एक्वायर कर लिया। तो बाय द हेल्प ऑफ द लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी over which this mutt was situated, this property was acquired by the Kerala state government. अब जब केरला स्टेट गवर्नमेंट ने इस कानून के माध्यम से उनको मठ की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, तो इससे सीधा उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मठ की प्रॉपर्टी अगर जब्त कर ली केरला स्टेट गवर्नमेंट ने तो फाइनेंशियल नुकसान कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो मठ होता है, तो ये जो इस तरह के जो रिलीजियस स्पेस होते हैं या रिलीजियस कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, अपने जो उनके भक्त होते हैं उनके भक्तों के
ऑफरिंग से, उनके जो डोनेशन से चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मठ का साइज़ कम होगा, उसका लैंड साइज़ छोटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कम लोग एक समय में रहेंगे, और जब कम लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो उस मठ की जो कह सकते हैं रेवेन्यू है, उसमें जो है सिग्निफिकेंट ड्रॉप बैक आएगा या फॉल आएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो है केशवानंद भारती ने भी क्या कहा, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, जहां पर उन्होंने एक्यूज किया कि केरला स्टेट गवर्नमेंट के इस कानून की वजह से उनको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ओके, तो दिस वाज द फैक्ट विच यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ बिफोर वी अराइव ऑन द कंक्लूजन, as a student of law, you should also know that कि what were the issues, what was the impact of केशवानंद भारती केस। ओके, तो इस केस में यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे कि बेसिकली जब केशवानंद भारती ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया, या रिट पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि भाई मेरा राइट टू प्रॉपर्टी जो है इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ उन्होंने अपने इस रिट पिटीशन में बोला कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आपके रिलीजन से रिलेटेड को प्रोफेस करने को आपका अधिकार देता है। ये क्या है, एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट का कैटेगरी का राइट है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 26 जो बात करता है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे मैनेज करेंगे, इसका भी आपको अधिकार दिया जाता है। और फाइनली केशवानंद भारती ने जो रिट पिटीशन फाइल की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट है, वो क्या हुआ है, वॉयलेट हुआ है। तो बेसिकली इस रिट पिटीशन में केशवानंद भारती ने बोला कि वो अपने आर्टिकल 25 को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उनका आर्टिकल 26 कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और उनका राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है, ये तीनों मौलिक अधिकार उनके क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और इस कॉम्प्रोमाइज के पीछे रीजन क्या है, केरला स्टेट गवर्नमेंट का जो है कानून है। और इस बात को लेकर उन्होंने क्या किया, एक रिट पिटीशन फाइल की, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने बोला उनको जो है संविधान के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है चैलेंज आता है कि भाई क्या प्रॉब्लम केशवानंद भारती केस ने अराइज की, दैट मींस व्हाट वर द इशू वर रेज्ड बाय द केशवानंद भारती केस। अब नाउ दीज इशू नीड टू बी एड्रेस, अब इन इश्यूज को क्या है, इनको सोल्यूशन देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो पहला जो कह सकते हैं इशू अराइज हुआ केशवानंद भारती केस में, उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, a lot of changes have been incorporated in the constitution। 24वें संविधान संशोधन की वजह से संविधान के कई प्रावधानों में बहुत सारे आर्टिकल्स में क्या हुए, चेंज हुए थे। और इसीलिए केशवानंद भारती केस में सबसे पहले यहां पर जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। केशवानंद भारती ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड जो है चेंज है, या जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद उन्होंने जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी जो है क्वेश्चन किया, दैट इज ही आल्सो रेज्ड द क्वेश्चन कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972, दैट इज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड है। एंड थर्ड, उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है, द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इट नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पर आर्टिकल 368 के बारे में यहां पर बात की जाएगी, दैट इज आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस लॉ केशवानंद भारती केस में केशवानंद ने क्वेश्चन रेज किया, the extent to which the parliament can exercise its power to amend the constitution, that means there has to be certain limits which the parliament should respect while while amending the constitution। संविधान में आप चेंज ला रहे हैं, आर्टिकल 368 आपको क्या कर रहा है, एम्पावर भी कर रहा है, लेकिन यहां पर आपको क्या है, कुछ लिमिट्स में रहकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर आना है। तो दीज वर सर्टेन इश्यूज विच वर रेज्ड बाय द केशवानंद भारती केस। ओके, अब एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी शुड नो दैट
बिफोर यू अराइव ऑन एनी कंक्लूजन, आपको क्या करना है? पेटिशनर की बात सुननी, आपको रिस्पोंडेंट की भी बात सुननी, और जब आप दोनों लोगों की बातों को सुन लीजिए, देन यू शुड अराइव ऑन अ कंक्लूजन। तो यहाँ पर जो पेटिशनर है, पेटिशनर इस पर्टिकुलर मैटर में कौन होगा? यहाँ पर जो है केशवानंद भारती जो है पेटिशनर है। तो केशवानंद भारती, सॉरी, केशवानंद भारती जो है अपने एडवोकेट के माध्यम से क्या करते हैं? ही पुट्स आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम। तो उनका आर्ग्यूमेंट नंबर वन जो था, व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट नंबर वन विच वाज लेड डाउन बाय द एडवोकेट ऑफ केशवानंद भारती? कहा द पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज टू डिजायर लिमिटेड पावर। उन्होंने सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट रखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को चेंज करने की, लेकिन यहां पर क्या है? दिस पावर इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। दैट मीन्स एब्सोल्यूट पावर नहीं है, जो भी चाहेंगे या जो भी हिस्से को चाहें आप मनमाने तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर हैज टू बी सर्टन लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पर इन्होंने बात रखी। फिर उन्होंने जो केशवानंद भारती के जो वकील आर्ग्यूमेंट रखा, तो 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है? संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ये वायलेट कर रहा है। इस ग्राउंड पर ये जो फोर्थ और 25th एक्ट है, इसको क्या करना चाहिए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। दीज वर द आर्ग्यूमेंट बाय द पेटिशनर, दैट इज द केशवानंद भारती। अब हम जो है रिस्पोंडेंट की बात करते हैं। तो मेरा यहाँ पर आप लोग से प्रश्न है, इस पर्टिकुलर मैटर में रिस्पोंडेंट कौन होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, रिस्पोंडेंट, हु रिस्पोंडेंट इन दिस पर्टिकुलर मैटर? तो वी ऑल नो दैट कि सिंस दिस वाज फाइल्ड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, तो यहाँ रिस्पोंडेंट की भूमिका में कौन आएगा? द गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो क्या करेगी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट रखेगी कि व्हाट इज हिज, व्हाट यू कैन से, ओपिनियन। यहाँ पर केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है द पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी टू अमेंड द। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट का जो साइड है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, वो कहता है कि आर्टिकल 368 जो है, बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज अमेंडिंग पावर एंड दिस पावर इज व्हाट यू कैन से अनलिमिटेड। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन विच आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट। वो कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान को चेंज कर सकती है। और ठीक इसी तरह सज्जन सिंह के केस में, शंकरी प्रसाद के केस में क्या है? सुप्रीम बोला है अपने कि यस, आर्टिकल 368 गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन अमेंड एनी पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्ग्यूमेंट नंबर वन था। आर्ग्यूमेंट नंबर टू विच वाज laid down before the honorable supreme court by the state government of Kerala was the parliament should exercise its power to amend the constitution without any limitation to व्हाट यू कैन से लायबिलिटीज। तो संविधान जो है सरकारों के ऊपर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस की बात करता है, और इन सोशियो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट को क्या है? अपने इस अमेंडिंग पावर को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नंबर टू जो केरला गवर्नमेंट ने रखा, भाई हम अपने सोशो ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि अब संविधान की बात करिए, यहाँ पर डीपीएसपी चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है? रिसोर्सेज, जो स्टेट के रिसोर्सेज उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम अपने सोशो ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इसके लिए अगर हमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़े तो वी आर empowered and we can do such kind of amendment. Okay, अब यहाँ पर जजमेंट की बात करते हैं। फाइनली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट फील, अपने इस जजमेंट में क्या बोला? तो यहाँ पर सुप्रीम का जो जजमेंट है, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा 7:6 की मेजोरिटी से जजमेंट आ रहा है। दैट मीन्स 13 जजेस की जो बेंच थी उनसे क्या है? 7 लोगों ने पक्ष में फैसला दिया और 6 लोग जो है इसके फैसले से खुश नहीं थे। तो एक कह सकते हैं कि बहुत नैरो मार्जिन था 7:6 का। ठीक है, कई एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जजमेंट क्या है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला कि
पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर टू अमेंडमेंट है, दैट इज वी नो दैट, वी रिकॉग्नाइज दैट आर्टिकल 368 पावर्स द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में ध्यान रखते हुए बोला, तो पावर है आपकी, ये क्या है, ये अनलिमिटेड नहीं, दैट इज इट इज ऑलवेज गोइंग सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। तो पहली बार जो है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है amend the constitution, but this power is not, what you can say, endless. There has to be certain restriction upon this power. Okay, so that was the first point of the judgment. And the second point of judgment was this particular case law, the doctrine of basic structure was propounded by the honorable supreme केशवानंद भारती मामले के, या केशवानंद भारती मामले के द्वारा जो है सुप्रीम ने पहली बार जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बोला। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई संविधान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप टच नहीं कर सकते हैं। और उन पोर्शंस को बोला गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफाइन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू केस एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पर व्हाट बाय बेसिक स्ट्रक्चर, इसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित नहीं किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेफ्ट इट ऑन द डिस्क्रिशन, जैसे जैसे केस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को किया गया, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, भाई आप संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, दैट मींस अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल ऑन दोस एरियाज। ओके, और इस पर्टिकुलर केशवानंद भारती मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात की तो कहा कि भाई रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, दे आर एसेंशियल कंपोनेंट बेसिक स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस। तो इन तीनों चीजों को, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इन तीनों चीजों को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले के द्वारा जो है इनको जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, अब कंक्लूजन पे हम आते हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर केस लॉ, आपका कंक्लूजन क्या होगा। तो बेसिकली व्हेन यू हैव टू कंक्लूड दिस केस लॉ, व्हाट यू विल अराइव और व्हाट कंक्लूजन लॉ, so that means this case, that is Keshwanand Bharti versus of Kerala, is one of the most significant case law in the history of Indian, what you can say, legal history। Indian legal history में क्या है, ये बहुत ही important case law है, एक turning point है, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कह सकते हैं रेलिवेंस है। अब हाउ यू विल से दैट कि दिस केस लॉ इज सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो मैं ऐसा कह रहा हूं बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट गॉट टू डिसाइड whether the power of the parliament in regard to amendment of constitution is limited or unlimited। that is, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उसको जो है डिसाइड किया, भाई ये जो है अनलिमिटेड पावर नहीं। इस प्रश्न का जो है उत्तर आपको कहां से मिलता है कि जो संविधान में संसद को जो शक्ति दी गई है कि आप पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया है आर्टिकल 368 के द्वारा कि आप संविधान को चेंज करिए, परिवर्तित करिए, लेकिन ये जो पावर है वो क्या एब्सोल्यूट नहीं होगी, अनलिमिटेड नहीं होगा। that means this question was decided by this particular case law, and that is why this case law becomes a very important and significant case law in Indian legal history। Secondly, by this particular case law, the doctrine of basic structure was discovered, or what we can say that it was decided। तो यहाँ पर जो है केशवानंद भारती केस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस लॉ के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन पहली बार सुप्रीम किया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच, दैट इज 13 जजेस की जो बेंच है उसने मिलकर ये फैसला लिया था। तो 1973 तक की सबसे बड़ी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती केस जो है भारत के संविधान, इंडियन लीगल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में एक लैंडमार्क कह सकते हैं जजमेंट है। नाउ हाउ यू
सम अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे सम अप करना है। अब एज एन एस्पिरेंट यू शुड ऑलवेज लुक अप टू द क्वेश्चन। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किस प्रकार से कमीशन सवाल पूछे हैं, इस तरीके से आपको क्या करना है, टॉपिक राइज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कमीशन ने आपसे सवाल पूछा है, कई कमीशन ने वो पूछा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस लॉ में प्रोपाउंड किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस लॉ में जो है इस हाइपोथेसिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 इज ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ऑप्शन नंबर 2 इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 इज केशवानंद भारती वर्सेस पंजाब। और ऑप्शन नंबर 4 इज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आपके सामने प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जो हाइपोथेसिस है वो किस केस लॉ के द्वारा डिसाइड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन 1 इज ए के गोपालन वर्सेस मद्रास। ऑप्शन 2 इज गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। ऑप्शन 3 इज केशवानंद भारती वर्सेस ऑफ केरला। एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज सज्जन सिंह ऑफ राजस्थान। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को मालूम है, द करेक्ट आंसर इज केशवानंद भारती वर्सेस ऑफ केरला। तो मेरे प्यारे एस्पिरेंट, ये एक कह सकते हैं शॉर्ट वीडियो थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के ऊपर। दिस इज द वे एंड दिस इज द अप्रोच विच डेवलप व्हेन यू आर रिवाइजिंग, व्हेन यू आर स्टडिंग एनी टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर प्री एग्जामिनेशन। तो आई होप इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको जो है केशवानंद भारती जैसा इंपॉर्टेंट और significant जो केस लॉ है समझने में आपको आसानी हुई। इसी तरीके के कंटेंट को जानने के लिए हमारे लॉ चैम्प्स एप्लीकेशन को आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे लॉ चैम्प्स के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। हैव लॉन्च 2 कोर्सेज। वन इज चिरंजीवी बैच, जो आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट दे रहा है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल, लॉ चैम्प्स विल बी देयर विद यू फॉर द इंटायर प्रोग्राम। आपका जब तक तैयारी आप करेंगे, लॉ चैम्प्स आपका कदम से कदम मिला के रखा हाथ में खड़ा रहेगा। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा है या दूसरा कोर्स है लक्ष्य बैच, जहां पर कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। 2 इयर्स में ये और 1 ईयर आपका क्या है, प्रैक्टिस। इफ यू लाइक दिस चैनल, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।